बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम लेक्चर नंबर 6 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 पे बात करेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जामिनेशंस में इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है और इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। Ayub Khan appointed a commission headed by former Chief Justice of Pakistan Muhammad Shahabuddin and comprising 10 other members, 5 each from East Pakistan and West Pakistan, for the preparation of a new constitution. तो अयूब खान साहब ने एक कमीशन बनाया जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के शहाबुद्दीन, उनकी सरबराही में। इसके 10 मेंबर थे, 5 मेंबर उन्होंने लिए ईस्ट पाकिस्तान से और 5 मेंबर ही वेस्ट पाकिस्तान से लिए। इन अफराद ने पाकिस्तान के आइन का मसवदा बनाकर अयूब खान साहब को दिया। द ड्राफ्ट प्रेजेंटेड बाय द कमेटी वाज थारोली एग्जामिन्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। इस ड्राफ्ट को प्रेसिडेंट साहब ने भी एग्जामिन किया और कैबिनेट ने भी इसको एग्जामिन किया और कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी। द कैबिनेट अप्रूव्ड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज प्रोमलगेटेड ऑन March 1, 1962 एंड फाइनली केम इनटू इफेक्ट ऑन 8 जून 1962। तो जब अप्रूवल आ गई इसकी, तो ये जून 8, 1962 से ये पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था वो नाफज कर दिया गया। अब इसके जो सेलिएंट फीचर्स थे इस 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें रिटन एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन नेचर एंड कैरेक्टर। इट कंसिस्टेड 250 आर्टिकल्स एंड 3 शेड्यूल्स। तो ये भी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिटन था और ये भी एक लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन था। इसमें 250 आर्टिकल थे और इसके 3 शेड्यूल थे। रिजिड, ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड था और इसको अमेंड करने के लिए एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती थी। 2/3 मेजोरिटी से कम पे ये अमेंड नहीं हो सकता था। इसमें मुल्क का नाम शुरू में जब आइन आया तो उसमें रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा गया, इसमें इस्लामी का लफ्ज शामिल नहीं था। और उसके बाद इसमें जो रिलीजियस बॉडीज थी, रिलीजियस लॉबीज थी, उन्होंने एहतजाज किया, तो फिर इसमें अमेंडमेंट करके इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। शुरू में इस रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था और उसके बाद फिर इसको चेंज करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। उर्दू एंड बंगाली वर रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल लैंग्वेज, यही 1956 में भी था, यही इसी कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा गया। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो 1956 में भी पाकिस्तान फेडरेशन था तो इसमें भी एक फेडरेशन था। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल सिस्टम विद प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान हैविंग देयर ओन सेपरेट प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। द रिस्पांसिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ द सेंटर एंड द प्रोविंसेस वर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक फेडरेशन था और फेडरेशन में चूंकि सूबों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में इख्तियारात की तकसीम का फार्मूला आइन में दिया गया होता है, तो इस आइन में भी सूबों के और सेंटर के इख्तियारात जो थे वो उसका फार्मूला इसके अंदर दिया गया था। इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन इसमें 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रख दिया। It abolished the office of the Prime Minister and provided for a presidential form of government। तो वजीर आजम का ओहदा खत्म कर दिया गया और सदर का जो था वो निज़ाम जारी कर दिया गया, सदारती निज़ाम जो था इसमें वो रख दिया गया। एंड 80,000 लोकल काउंसलर जो थे वो इलेक्टोरल कॉलेज बन गया और ये दोनों सूबों में 80,000 लोग जो थे बेसिक रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव या बेसिक डेमोक्रेट्स, वो वोट डाल के सदर को चुनेंगे। द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट हु हैड टू बी अ मुस्लिम नॉट लेस देन 35 years ऑफ एज एंड क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली वाज 5 years टू एक्ट एज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड चीफ एग्जीक्यूटिव। सदर जो था वो उसके लिए मुसलमान होना लाजमी था, उसकी एज 35 साल से ज्यादा होनी जरूरी थी और वो नेशनल असेंबली का मेंबर बनने की तमाम खसूसियात पर पूरा उतरता हो और उसका जो म्याद थी उसकी वो 5 साल रखी गई और उस केसों में वो हेड ऑफ द स्टेट भी था और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री भी था। He was solely responsible for the country's administration. Both the governors and all the federal ministers were appointed and removed by him. सदर को ये इख्तियार था कि वो गवर्नर को नामजद कर सकता है, उनको हटा सकता है, फेडरल मिनिस्टर को लगा सकता है, उनको हटा सकता है। He was eligible to promulgate ordinances and veto legislative
law only overridable by 2/3 of the National Assembly. उसको इख्तियार था कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, वो लेजिस्लेशन लॉज को वीटो कर सकता है, लेकिन असेंबली को ये इख्तियार था कि वो 2/3 की अक्सरियत से उसके वीटो किए हुए को दोबारा अप्रूव कर सकती थी. However, the president was not empowered to dissolve the assembly except at the cost of his office. सदर के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सके. तो इस तरह ये सदर को वाइड पावर्स दी गई थी इस आइन के अंदर. Position of the president under the Constitution of 62, US type presidential system was enforced to overcome the political instability and establish a firm socio-economic and political order. इसमें अमेरिका जैसा सदारती निज़ाम नाफज करने की कोशिश की गई थी. फर्क सिर्फ यह था कि अमेरिकन सिस्टम के अंदर उनकी बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, जबकि यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेशन रखी गई थी. और सदारती निज़ाम राइज करने का मकसद यह था कि जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इससे जान छुड़ाई जा सके और उसके लिए फिर डेवलपमेंट का रास्ता इख्तियार किया जाए और सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाए. ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. सदर कुल्लोहम इख्तियार का मालिक था. हु वाज यूनानिमसली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो फर्द वाहिद था और फर्द वाहिद ही हर चीज करने का इख्तियार रखता था और वो इख्तियार अपने पास सारे इख्तियारात जो थे वो सदर की जात में मुर्तकिज थे. ऑल द मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड बाय हिम एंड दे वर अकाउंटेबल टू हिम अलोन. जितने भी मिनिस्टर थे वो बजाय पार्लियामेंट को आंसरेबल होने के या अकाउंटेबल होने के वो सिर्फ सदर को अकाउंटेबल थे. They could participate in the deliberations of the legislatures, but they were not responsible to it. तो वो जो जितने भी मिनिस्टर्स थे वो डेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन वो लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे. Along with the provincial governors, all the top ranking officials were appointed by him. जितने भी बड़े ओहदे थे उनके ऊपर जितनी भी नामजदगियां होनी थी या अपॉइंटमेंट होनी थी उसका इख्तियार कुल्लोहम सदर के पास था. The president also enjoyed certain legislative, military and judicial powers. उसके पास legislative powers भी थी और उसके पास military की वो चीफ military का भी वो कमांडर इन चीफ था और वो judicial powers भी रखता था. The provincial setup also followed the central structure. जो सूबों के अंदर इंतजाम था वो भी इसी तरह का था कि सूबों में गवर्नर के पास तमाम पावर्स जो थी वो हुआ करती थी. इन शॉर्ट, इट वाज द प्रेसिडेंट हु वाज ऑल इन ऑल. तो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट जो था वो ऑल इन ऑल था और तमाम इख्तियारात जो थे वो प्रेसिडेंट के पास मुर्तकिज हो जाते थे. 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थी. द सेंट्रल लेजिस्लेचर हैड वन हाउस known as the National Assembly with 167 members equally divided between two wings was maintained. Equality between the two wings was maintained in it. इसमें 150 मेंबर जो थे वो इलेक्टेड थे और उसमें 75 मेंबर्स जो थे वो दोनों सूबों के पास 75 मेंबर्स थे और 7 सीटें जो थी वो रिजर्व सीट्स थी. नेशनल असेंबली वाज एक्सक्लूसिवली empowered to legislate for the central subjects. However, it could legislate on matters falling under the provincial jurisdiction. The power to impose taxes was vested in the central legislature. तो टैक्स इकट्ठे करने का इख्तियार भी जो था वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के पास था. Indirect method of election. The president was elected by the electoral college comprising 80,000 basic Democrats equally distributed between the two provinces. तो जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे जिनकी तादाद 80,000 थी, ये दोनों सूबों के पास 40,000 थे और ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे और यही जो थे वो एमएनएस के और एमपीएस को इलेक्ट करते थे. तो 1962 में डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन नहीं था, उसकी जगह इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन जो था वो इंट्रोड्यूस कराया गया. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, देयर वर 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी. ईच ऑफ देम वाज हेडेड बाय अ गवर्नर. He enjoyed powers in the provinces that the president enjoyed in the center. The governor was empowered to appoint provincial ministers with the sanction of the presidents of the Pakistan. तो जो इख्तियारात सेंटर में सदर के पास थे, सूबों में एग्जैक्टली वही इख्तियारात जो थे वो सूबाई गवर्नरों के पास थे. Provincial legislature, each province was provided with a legislature. It originally consisted of 150 members. However, later on, this number increased to 218. दोनों सूबों में सूबाई असेंबलियां थी और उसमें दोनों के पास 150 के करीब तादाद थी. बाद में ये तादाद बढ़ा के फिर 218 कर दी गई. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल.
A Supreme Judicial Council consisted of 2 judges of the Supreme Court, the Chief Justice of the Supreme Court and 2 judges of High Courts was to be established. इसमें 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाई गई थी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबरान जो थे उसमें 2 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था और 2 जजेस जो थे वो हाई कोर्ट से लिए गए। तो इस तरह ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाई गई। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को मदनूज़ खतर रखा गया था। Proper safeguards were introduced in the 1962 Constitution to ensure independence of judiciary. Judges of the superior courts were appointed by the President and were ensured security of service. They could be removed on the inquiry report submitted by the Supreme Judicial Council on the grounds of misbehavior or physical or mental inability to perform their duties. Judges को सदर साहब अपॉइंट करते थे लेकिन उनको हटाया नहीं जा सकता था। हटाने के लिए जो प्रोसीजर था वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके खिलाफ कंप्लेंट जाती थी, वहां बाकायदा इंक्वायरी होती थी और उसमें इंक्वायरी में अगर उनके खिलाफ कोई मिसबिहेव या उनके खिलाफ फिजिकल और मेंटल इनएबिलिटी साबित हो जाती थी तो फिर जुडिशियल काउंसिल जो थे वो रिकमेंड करती थी उसको रिमूव करना और फिर सदर उसको रिमूव कर देते थे। बाय इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट द जुडिशरी हैड फुल पावर टू पास जजमेंट ओवर द व्यूज ऑफ द लेजिस्लेटर। पहली तरमीम इसमें जो की गई थी फर्स्ट अमेंडमेंट में जुडिशरी की पावर्स बढ़ा दी गई थी और उनको यह था कि जो लेजिस्लेटर्स का काम था कोई जजमेंट वो पास करते थे तो उसको वो व्यू कर सकते थे, यानी उसको जुडिशियल रिव्यू का जो था वो इख्तियार मिल गया था। मोर ओवर द कोर्ट आल्सो एंजॉयड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक्शन। एक तो उनको जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार मिल गया जो लेजिस्लेटिव का काम है और दूसरा अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया जाए तो उसके ऊपर भी जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार मिल गया। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजंस भी रखे गए थे। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इसका भी प्रीएम्बल बना दिया गया 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन का। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी स्टेप्स वर टेकन टू एनेबल द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू ऑर्डर देयर लाइव्स अंडर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, दैट इज कुरान एंड सुन्ना। तो दूसरा इसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी तय किए गए थे कि हुकूमत ऐसे इंतजाम करेगी कि जिसमें पाकिस्तान के मुसलमान इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर अपनी जिंदगियां कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें। नो लॉ शैल बी एनेक्टेड दैट इज रिपग्नेंट टू द टीचिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इस्लाम एज सेट आउट इन द कुरान एंड सुन्ना एंड ऑल एग्जिस्टिंग लॉज शैल बी ब्रॉट इनटू कन्फर्मिटी विद द कुरान एंड सुन्ना। कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा सकता था और जो एग्जिस्टिंग लॉज बने हुए हैं उनको भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाया जाएगा। ओनली द मुस्लिम्स कुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सिर्फ मुसलमान ही सदर का इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो सदर होगा वो लाजमी तौर पर मुसलमान होगा। द टीचिंग ऑफ द कुरान एंड द इस्लामियात टू द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान वाज मेड मैंडेटरी। कुरान की तालीम मुसलमानों के लिए देना लाजमी करार दिया गया था। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ज़कात, वक़फ़ एंड मॉस्क वाज एंश्योर्ड। Practical steps were to be taken to eradicate social evils such as use of alcohol, gambling, etc. और ये स्टेट के ज़िम्मे था कि वो ऐसे इंतजामात करे जिससे समाजी बुराइयां जैसे शराबनोशी और जुआ वगैरह वो खत्म हो जाए। Provision of 1962 Constitution introduced an advisory council of the Islamic ideology. Action of the council were to make recommendation to the government as to the means that would enable to encourage the Muslims of Pakistan to order their lives following the principles and concept of Islam and examine the law in force to bring them into conformity with the teaching and requirement of Islam. इसका मकसद ये था इस एडवाइजरी काउंसिल का कि ये देखे कि जो पाकिस्तान में कवानीन राइज हैं क्या वो कवानीन इस्लामी शआयर के साथ मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते। अगर वो निशानदही करें कि कोई लॉ जो है वो इस्लामी शआयर के साथ जो है वो कंफर्म नहीं करता या उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता तो फिर ये कमेटी रिकमेंड करती थी कि उस लॉ को इस्लामी कवानीन के साथ मुताबिकत में नए सिरे से तश्कील दिया जाए।
देयर शैल बी एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी नोन एज इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक और इदारा बनाने की बात की गई है 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका नाम इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, विच शैल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट। द फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट वाज टू अंडरटेक इस्लामिक रिसर्च एंड इंस्ट्रक्शंस इन इस्लाम टू असिस्ट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी ऑन अ ट्रूली इस्लामिक बेसिस। इसका काम यह था कि गवर्नमेंट को ऐसी तजावीज़ दे जिसके मुताबिक मुआशरे को इस्लाम के शुआर के मुताबिक डाला जा सके। द स्टेट शुड एंडेवर टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी अमंग द मुस्लिम कंट्रीज। और एक वो ये था कि मुसलमानों के साथ इत्तेहाद और मुस्लिम कंट्रीज के साथ इत्तेहाद और जगानगत कायम रखने के लिए जो स्टेट है वो कोशिश करती रहेगी या कोशिश करेगी। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज नो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल पहला इशू किया गया उसमें फंडामेंटल राइट्स का कोई जिक्र नहीं किया गया था, कोई फंडामेंटल राइट्स उसमें शामिल नहीं किए गए थे। इट वाज ड्यू टू द फर्स्ट अमेंडमेंट in the constitution in 1963 that these were included and made it part of. Prior to that, these were laid down in the directive principles of policy. The list of fundamental rights contained almost all the rights secured to its citizens by a modern state. इसमें वो तमाम राइट शामिल किए गए थे जो एक मॉडर्न स्टेट के सिटीजन के पास होने चाहिए। The principles of policy were also incorporated in the constitution. Most of the Islamic प्रोविजंस वर मेड एज पार्ट देयर ऑफ। तो इसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी भी शामिल किए गए थे। दीज प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी डेल्ट विद सच मैटर्स एज द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, द नेशनल इंटीग्रेशन एंड द सॉलिडेरिटी, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी रखा गया उसके अंदर जो स्फीयर्स रखे गए वो एक तो इस्लामिक वेज के मुताबिक लाइफ गुजारनी है लोगों ने, उसके बारे में फोकस किया गया था। नेशनल इंटीग्रेशन और सॉलिडेरिटी के बारे में प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज को जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में शामिल किया गया था। और बैकवर्ड एरियाज की डेवलपमेंट के लिए जो हुकूमत ने इकदाम उठाने हैं उसको शामिल किया गया था। तो ये इस तरीके से 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो थे उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया गया था। अब हम देखते हैं कि 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंपैरिजन है, और ये कंपैरिजन का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशंस में आया है और पूछा गया है। सबसे पहले अगर हम सोर्स देखें तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसने ये आइन बनाया था, जबकि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं बनाया था, बल्कि इसके लिए प्रेसिडेंट ने एक कमीशन मुकर्रर किया था और उसमें कमीशन के जो 10 मेंबरान थे और इसका एक चेयरमैन था, उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के प्रेसिडेंट को दिया था और इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया और प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया, तो इस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या नुमाइंदा असेंबली का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था, जबकि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एक कमीशन ने बनाया था और उसमें प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव किया और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर को देखें तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन था और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन था, और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी डॉक्यूमेंट थे और इसमें बड़े एक्सप्लेन करके चीज़ों को लिखा गया था। अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से इन्फ्लुएंस होकर लिखा गया था, जबकि जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मॉडल को सामने रख के या उनसे इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया था। अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। लेजिस्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिकैमरल था, यानी इसमें एक ही हाउस था, नेशनल असेंबली थी, और इसमें अपर हाउस नहीं बनाया गया था या अपर हाउस नहीं रखा गया था। इसी तरह 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी यूनिकैमरल था और इसमें एक ही हाउस था जिसको नेशनल असेंबली कहते थे, और इसमें भी अपर हाउस जो था वो नहीं रखा गया था या अपर चैम्बर जो था इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में उसकी प्रोविजन नहीं रखी गई थी। अगर मोड ऑफ इलेक्शन पे देखा जाए
तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ये डायरेक्ट इलेक्शन की बात करता था और इसमें अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वोटिंग होती थी, यानी हर बालिग शहरी को राय दही का हक हासिल था और ये लोग खुद जाके इलेक्शन में वोट डाल के अपने नुमाइंदे चुनते थे। जबकि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन को तरवीज देता था और इसमें पहले स्टेज पे लोग जो है वो 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स को इलेक्ट करते थे और ये 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स फिर बाद में प्रेसिडेंट को चुनते थे और यही जो थे वो एमएनएस को चुनते थे और यही प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए एमपीए को चुनते थे। तो मोड ऑफ इलेक्शन 56 में डायरेक्ट इलेक्शन था और 1962 में इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अगर इस्लामिक प्रोविजंस की बात करें तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में इस्लामिक प्रोविजन मौजूद थे। 1956 में भी इनको इंक्लूड किया गया था और 1962 में भी इन प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया था। अगर इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको फॉर्म नहीं किया गया था, सिर्फ उसमें एक उलमा बोर्ड की बात की गई थी कि जो उलमा बोर्ड तमाम कवानीन को देखेगा और देखने के बाद वो ये फैसला करेगा कि ये स्पिरिट ऑफ द होली कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक है या नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें दो इंस्टीट्यूशंस जो थे वो कैटेगरिकली इसमें बनाए गए थे। पहला इंस्टीट्यूशन जो था वो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल था और दूसरा इंस्टीट्यूशन जो था वो इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट था। तो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस जो थे उनकी तश्कील की गई थी। अगर एग्जेक्टिव अथॉरिटी की बात करें तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जेक्टिव अथॉरिटी रेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर की थी। प्राइम मिनिस्टर इंतजामी सरबराह था और तमाम फैसले प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के अंदर होते थे और प्रेसिडेंट जो था वो उन फैसलों को कबूल कर लेता था या उनको एक्सेप्ट कर लेता था और प्राइम मिनिस्टर के पास कंप्लीट इख्तियार था इंतजामी अमूर के बारे में फैसला करने का। और लेकिन 1962 में ये अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाती थी बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि 1962 में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम था तो इसलिए तमाम इख्तियारात जो थे वो सदर के हाथ में मुर्तकिज हो जाते थे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें, सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान ताकत की तकसीम या इख्तियारात की तकसीम के बारे में बात करें तो इसमें 1956 में 3 लिस्टें जो थी वो दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक फेडरल लिस्ट थी, एक प्रोविंशियल लिस्ट थी और एक कंकरेंट लिस्ट थी। फेडरल लिस्ट में वो इख्तियारात थे जो वफाकी हुकूमत के थे, प्रोविंशियल लिस्ट में वो इख्तियारात थे जो सूबाई हुकूमत के थे और कंकरेंट लिस्ट में वो इख्तियारात थे जो सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों के पास थे। दोनों हुकूमतें चाहती तो उनके ऊपर लॉ बना सकते थे, लेकिन फेडरल लॉ अगर बन जाता था तो फेडरल लॉ को फौकियत हासिल थी प्रोविंशियल लॉ के ऊपर। जबकि 1962 में जो सिस्टम दिया गया उसके अंदर सिर्फ 2 लिस्टें थी। एक सेंट्रल लिस्ट थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इख्तियारात जिसके अंदर थे और कानून बनाने का और लॉ बनाने का इख्तियार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, और दूसरी लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट थी जिसमें उन इख्तियारात को प्रोविंशियल गवर्नमेंट यूज करती थी और उन सब्जेक्ट्स के बारे में कवानीन बनाने का इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास था। अगर हम प्रेसिडेंशियल पावर का कंपैरिजन करें तो 1956 में प्रेसिडेंट के पास रीजनेबल पावर्स थी और ये पावर्स वो इख्तियार करता था या इस्तेमाल करता था ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन 1962 के आइन के अंदर ये पावर्स जो थी ये कंसंट्रेट करती थी टू द प्रेसिडेंट और वो प्रेसिडेंट तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करता था। प्रेसिडेंट जो था वो एट हिज ओन डिस्क्रिशन और इतना ज्यादा पावरफुल था प्रेसिडेंट कि तमाम पावर्स जो थी वो कंसंट्रेट करती थी इन वन हैंड एंड दैट वाज द प्रेसिडेंट। 1956 के आइन के अंदर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड भी किए गए थे और वो प्रोटेक्ट भी किए गए थे, लेकिन 1962 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए थे, उनका तज़किरा ही नहीं था। ये बाद में सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट हुई है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए हैं। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तज़किरा 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, ना ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई गई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो थी ये 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी पाकिस्तान में पहली मरतबा। तो इस तरह 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं थी, जबकि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये काउंसिल बनाई गई थी।
अगर हम रेफरेंडम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में तस्करा नहीं था ना इसका रेफरेंडम का, जबकि 1962 के अंदर रेफरेंडम का तस्करा किया गया था और रेफरेंडम की प्रोविजन जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद थी। तो ये था कंपैरिजन 1956 के और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशंस का। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स देखे और इसमें 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन देखा। अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह यहया खान के टेन्योर पे होगा और ये 1969 से लेकर 1971 तक का टेन्योर है और पाकिस्तान की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल टेन्योर है। तो इंशाल्लाह कल इस पे हम लेक्चर अपलोड करेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।